अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान यानी कि इस्लामाबाद एज अ वेन्यू डिस्कस होता रहा और इंटरनेशनल मीडिया की खबरों में रहा, लेकिन इसके बाद जो कन्फ्लिक्टिंग न्यूज़ हैं वो दोनों तरफ से सामने आती जा रही हैं। ईरान की तरफ से जो उनका फ़ौजी हेड क्वार्टर है वहाँ से रेफ्यूटेशन सामने आई। उन्होंने इस बात की तरदीद की कि हम किसी भी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन इसको भी एक हिकमत अमली, एक स्ट्रेटजी के तौर पे देखा जा रहा है। और साथ साथ ये कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो 15 नकात का एजेंडा है, जो उनकी डिमांड्स हैं ईरान से, जिनको सरेंडर डिमांड्स के तौर पे देखा जा रहा है, उसमें जो नकात मौजूद हैं उसके हवाले से ये तासुर भी है कि ये नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग हो सकते हैं ईरान के लिए। मिसाल के तौर पे जो जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश ना करने का बयान है, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से एक फ़्री ज़ोन की डिक्लेरेशन, और साथ साथ जो ईरान के दिफा की रीढ़ की हड्डी है उनका मिसाइल प्रोग्राम, उसकी अबैंडनमेंट और उसको लिमिट और महदूद करने की बात है। एक तासुर ये है तजिया निगारों की राय में कि इस पर ईरान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, लेकिन इसी के लिए ये मुज़ाकरात नहायत अहमियत के हामिल हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया भर में जो इन्फ्लेशन और महंगाई की एक वेव बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, जिसमें गैस प्राइजेज़ हैं, जिसमें फ़ूड प्राइजेज़ हैं और सप्लाइज़ हैं, ये ऐसे ही अगर एस्केलेट करती रही तो बहुत बड़ा एक मुआशी शॉक दुनिया को लग सकता है। इसीलिए इसको रोकने के लिए पाकिस्तान की अहमियत के हवाले से बात हो रही है, और साथ साथ जो गल्फ़ के पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से जो व्यू पॉइंट है वो क्या होगा, इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की राय में रजीम चेंज उन्होंने करना नहीं है, बल्कि वो हो चुका है, क्योंकि वो ये तासुर दे रहे हैं कि जो नई क़यादत आई है ईरान के अंदर, वो बातचीत के लिए तैयार है और वो मुज़ाकरात के लिए भी आमादा हो चुकी है। लेकिन ईरान की तरफ से इसकी कोई कन्फर्मेशन अब तक सामने नहीं आई। शहबाज शरीफ साहब का जो ट्वीट था, इसको भी डोनाल्ड ट्रंप ने रीट्वीट करके एंडोर्स किया, जिस पर कहा जा रहा है कि ये पहली मरतबा है कि जो मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान की इतनी सेंट्रल पोजीशन है, इससे पहले पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में कभी नहीं हुआ। तो देखना यह है कि ये मुज़ाकरात कितना जल्दी आगे बढ़ते हैं, क्या इसमें तमाम फ़रीक़ैन शामिल होते हैं, और अगर होते हैं और अगर ये कामयाब होते हैं तो पाकिस्तान के लिए इसमें क्या टेक अवेज़ हो सकते हैं, इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर कमर चीमा ज्वाइन कर रहे हैं, आप माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के। इमरान अली साहब मौजूद होंगे, साबिक़ सिफारतकार हैं। अरहमा साहिबा मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। सबसे पहले तो बिफ़ोर वी गो इनटू द कंडीशंस जो कि अमेरिका और ईरान की तरफ से प्लेस की जा रही हैं बातचीत के लिए, और ईरान के डिनाइल की अगर हम बात करें, ये डोनाल्ड ट्रंप को अचानक से ये मुज़ाकरात के अमल में शामिल होने का जो तासुर वो दे रहे हैं, इस पर वो कंपेल कैसे हो गए? क्या ये जो ग्लोबल इकॉनमी की एक रिसेशन हम देख रहे हैं, ईरान ने जो दुनिया की मईशत को एक धचका पहुंचाया है अपनी स्ट्रेटजी से, ये वजह बनी है, या जो मिलिट्री सेटबैक्स हैं अमेरिका के वो वजह बनी है? क्या लगता है आपको? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू मुज़म्मिल। जो मिलिट्री सेटबैक्स इतने बड़े नहीं हैं कि हालांकि हम उनको बहुत दुनिया में देखते हैं, प्रोपोगेट होते हैं, लेकिन मिलिट्री सेटबैक से ज़्यादा जो ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है और जो पेट्रोलियम की वजह से पूरी वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन है, बल्कि उससे भी आगे की जो सूरत हाल है, आई थिंक उससे प्रेसिडेंट ट्रंप कंपेल हुए हैं। लेकिन इसमें जो ईरान की तरफ से रिपीटेड डिनाइल्स आ रहे हैं कि हम किसी सूरत समझौता नहीं करेंगे, ये ऑप्टिक्स हैं या डू दे रियली मीन इट? आपको लगता है कि वो मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे? जी, प्रॉबेबली वो बन जाएंगे, लेकिन ईरान को भी ये एश्योरेंसेस चाहिए कि एक तो ये रियल डायलॉग होगा जिसमें पाकिस्तान को अपने आप को असर्ट करना पड़ेगा, और दूसरा ये कि वो ये चाहेंगे कि कुछ उनको पता चले कि यूएस किन शराइत को मान सकता है, स्पेशली जो उनकी है कि हमें गारंटी चाहिए दैट वी वोंट बी अटैक्ड और सैंक्शंस लिफ्ट होंगी। सुना है मैंने कि जो 15 पॉइंट प्लान पाकिस्तान ने ईरान को कन्वे किया है वो काफ़ी सख्त है और यूएस की मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस हैं, और स्पेशली जो मेरा ख्याल है न्यूक्लियर इशू पे एग्रीमेंट हो जाएगी, लेकिन मिसाइल्स के इशू पे बहुत मुश्किल है। जो यूएस और इजराइल चाहते हैं कि उनका मिसाइल प्रोग्राम या डिसमेंटल हो या उस पर सीवियर कर्व्स लग जाएं, वो उनके लिए बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, ये जो कंडीशंस हैं इनको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा। कमर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो मुज़ाकराती अमल अब आगे बढ़ने की बात हो रही है, ईरान की जो रिलक्टेंस है
उसमें क्या बुनियादी वजह ये शराइत हैं? क्योंकि अगर इन शराइत को हम तसव्वुर कर लें हाइपोथेटिकली कि ये इस पर ईरान अमल कर लेता है, तो मिसाइल प्रोग्राम जब नहीं होगा, जब हुरमस जो है वो एक फ्री जोन होगा नेविगेट करने के लिए, साथ साथ ना न्यूक्लियर प्रोग्राम बचेगा ईरान का, तो उसके बाद ईरान के पास गारंटी क्या है कि इजराइल आके अटैक नहीं करेगा या अमेरिका अटैक नहीं करेगा? और अगर करेगा तो इम्प्यूनिटी ही होगी ना। आलमी निज़ाम में यूएनओ तो इस काबिल नहीं है कि वो अमेरिका को ठहरा सके ज़िम्मेदार किसी भी अग्रेशन का, जो कि हमने रिसेंटली देखा है। तो इन शराइत को मानने का मतलब तो ये है कि ईरान को टूथलेस कर दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया। देखिए बात तो ये है कि बहुत सारी ऐसी ये जो शराइत अमेरिकन ने सामने रखी हैं, ये तो इनके ऊपर तो काम हो रहा था उस वक्त, लेकिन अब ईरान ने इतना कुछ लूज कर लिया, उनके आयतुल्ला खामनाई असैसिनेट हो गए हैं, मिलिट्री लीडरशिप असैसिनेट हो गई है, बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। अब वो इन शराइत को क्यों मानेगा? सवाल तो ये पैदा होता है। और वो न्यूक्लियर के हवाले से हों, न्यूक्लियर आईईए के हवाले से हों, और जी के ये प्रॉक्सीज के हवाले से हों, अब ईरान इन चीज़ों को क्यों मानेगा? ये सवाल आप समझ नहीं आ रहा। ये चीज़ें तो पहले जब ईरान सब कुछ मान रहा था, जब आपने देखा होगा कि ओमानी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ईरान बिल्कुल तैयार था कि वो इवन के जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको भी डाउन ब्लेंड करने को तैयार है, बाकी आईईए को एक्सेस भी देगा, सब कुछ करेगा। तो अब मुझे लगता है कि ये चीज़ें ऐसी नहीं है, और ये जो बातें की जा रही है, ये मुझे नहीं लगता इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगी। लगता ये है कि डिस्कशन कुछ और टॉपिक्स पे होगी, जो जारी बात है ईरान और अमेरिका दोनों की मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस हैं, और इन मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से अपने पीछे तो आना ही है। और आपको देखें कि जिस अंदाज से ईरान बात कर रहा है, वो तो कह रहा है कि जी हम जंग जीत गए हैं, कि अमेरिका अपनी सारी जो है वो बेसिस खत्ते से काम करे। ईरान क्या है, वो अमेरिकन कह रहे हैं कि भाई तुम न्यूक्लियर भी छोड़ो, सब कुछ अबैंडन कर दो। तो मुझे लगता है कि देखना यह है कि विन विन सिचुएशन कैसे है। और आपने देखा होगा कि ईरानियंस ने पहले तो कहा था हम बात ही नहीं कर रहे, फिर बाद में जारी बात है चीजें जो हैं वो बोले हैं। तो लगता ये है कि इस मौके पे जब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं पे अमेरिका को इस चीज की समझ आ गई कि जो नतायज वो लेना चाह रहे थे नहीं मिले, सारे का सारा खित्ता भी परेशान है, ग्लोबल इकोनॉमी भी खराब हो गई, ऑयल सप्लाई भी बंद हो गई, एविएशन इंडस्ट्री भी डिस्टर्ब हुई, ईरान अपनी डिटेरेंस एस्टैब्लिश नहीं कर सका। अगर ईरान सिर्फ अपनी डिटेरेंस की बात होती तो ये जंग बहुत पहले बंद हो जाती। हाँ, वो जो अमेरिकन चाहते थे वो उनको नहीं मिला। तो मेरा ख्याल है कि अब कहीं ले दे के चीजें जो हैं वो उसी तरह ही खत्म हो जाएंगी जैसे पहले थी, लेकिन एक सीजफायर होगा, और लेकिन एक ऐसी गारंटी जरूर होनी चाहिए ईरान के लिए जिसमें यह है कि उसके ऊपर दोबारा हमला ना किया जाए। और वो एक गारंटी जो है वो एज ए यूएन मेंबर उनको पास पहले भी है, यूएन चार्टर उनको देता है, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट नहीं की गई। मेरा ख्याल है अगर कोई गारंटी मिल जाए तो बाकी सारे जो मुल्क चीजें हैं वो ऐसे की वैसे ही चल सकती हैं। लेकिन इजरायली नहीं मानेंगे उस गारंटी के लिए, क्योंकि इजरायली समझते हैं कि शायद एक और इस तरह की स्ट्राइक्स वो दोबारा करें, जैसे उन्होंने जून में पिछले साल किया, सोशली फैब्रिक को तबाह किया, एक ये जंग शुरू की ताकि ईरान की पोजीशन को वो मजीद कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। सो मेरा ख्याल है कि ऐसी सिचुएशन बन रही है। एग्जैक्टली ये ट्रस्ट डेफिसिट या जो एतमाद का जो फुकदान है वो बहुत बड़ा मसला है। इस पे अरमा साहिबा आपका क्या व्यू पॉइंट है? क्योंकि इज़राइल का जो ऑब्जेक्टिव था, कहा यह जा रहा था कि वो अमेरिका से भी इस मामले में दो हाथ आगे है, क्योंकि एक वॉर ऑफ एट्रेशन जिसमें रजीम कमज़ोर हो जाए ये अमेरिका का ऑब्जेक्टिव था, लेकिन इज़राइल का ऑब्जेक्टिव ये था कि डिसइंटीग्रेट हो जाए ईरान, मिडल ईस्ट में वो एक सोल सुपर पावर बन जाएँ और उनके हाथ में तमाम मामला दे दिए जाएँ। वो तो नहीं हुआ। तो अब आकर ये जो अग्रीमेंट करने की बात की जा रही है, ये तो इसी तरह सेटल होता है कि जो पावर डोमिनेट करती है टर्म्स उसकी होती हैं। यहाँ तो यही समझ नहीं आ रही कि डोमिनेट किसने किया है। अगर ये सरेंडर डिमांड्स हैं अमेरिका की तरफ से, तो जंग तो अमेरिका भी नहीं जीता, तो फिर डिमांड मानी किसकी जाएंगी और क्यों मानी जाएंगी? देखिए, जैसे डॉक्टर कमर ने भी आई एग्री विद, उन्होंने जो बातें की थी, ये यूएस की तरफ से, प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से एक बहुत बड़ा मिस कैलकुलेशन था। उनके ज़हन में था कि ये जंग 4 दिनों में या 5 दिनों में या मैक्सिमम हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी। वो नहीं रहा, बिकॉज ईरान रिजिलियंट था। जो वो कह रहे थे रजीम चेंज की एक अगर थोड़ी सी स्पेस बनी थी, वो फौरन ही आर्टिकल इनका इन्फोर्स हुआ, ईरान का पार्लियामेंट आर्टिकल, एंड
हमने रेजिम चेंज की विंडो जो है वो अब क्लोज हो चुकी है। अब हमने, जैसे आपने राइटफुली कहा है कि अभी हम नहीं देख रहे कि जंग कौन जीत रहा है। यस, ईरान रेजिलियंट है, ऑन द फेस ऑफ इट ऐसे लग रहा है कि ईरान जीत रहा है जंग, लेकिन हम देखे दोनों साइड्स, अगर मैं स्ट्रिक्टली यूएस और ईरान की बात करूं तो दोनों साइड्स अपने अपनी उसमें कैपेसिटी में जंग हार भी रही हैं। यूएस को पर डे $2 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक तबाह हो चुका है। सो इवन दो ऑन द सरफेस वो दोनों सरेंडर नहीं करना चाह रहे, लेकिन बैक डोर में अगर देखा जाए जो मीडिएशन एफर्ट्स है कहीं ना कहीं वो जंग रुकवाना चाह रहे हैं। लेकिन एक इसमें ये है कि जो पिछले साल भी हुआ था, यूएस ईरान के बीच में इटली और ओमान में JCPOA के ऊपर टॉक्स हो रही थी एंड बहुत सक्सेसफुल हो रही थी। इस साल भी हमने देखा कि ओमान में फॉरेन मिनिस्टर ने ओमानी ने कहा कि टॉक्स सक्सेसफुल हो गई हैं, ईरान मान गया, यूएस भी मान गया। और फिर एक स्पॉइलर, दोनों सालों में आप देखें इसराइल ने हमला किया। इस दफ़ा यूएस ईरान वॉर, यूएस ने बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन की, इसराइल के कहने पे जंग कर दी। तो अभी किसी ना किसी को तो मानना पड़ेगा, लेकिन जैसे आपने मेंशन किया जो ईरान ने डिमांड्स रखी हैं 3, वो अब ईरानियंस के लिए वो ट्रस्ट बिल्ड करना या वापस लाना वो उनके लिए बहुत मुश्किल है, बिकॉज 2 दफ़ा प्रीवियसली इन द पास्ट 2 years वो आए हैं नेगोशिएटिंग टेबल पे, लेकिन आखिरी मोमेंट पे एक स्पॉइलर आ गया। तो अभी हर पार्टी डिप्लोमेटिक रैंप ऑफ चाहती है, गल्फ कंट्रीज, द ग्लोब, एक्सेप्ट इसराइल। सो अनलेस इसराइल डज नॉट प्ले द स्पॉइलर, कोई सीज फायर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज सीज फायर का ये मतलब भी ईरानियंस के दिमाग में होगा कि अगर अच्छा ठीक है हम सीज फायर पे मान के, तो सीज फायर कुड बी ग्राउंड्स कि इसराइल अपने आप को वापस रिकोऑपरेट कर सके और ईरान पे वापस हमला करते। तो ईरान वांट्स अ स्ट्रॉन्ग गारंटी एंड अनटिल एंड अनलेस इसराइल कैन बी केप्ट इन चेक, नो सीज फायर कैन बी एक्सपेक्टेड। लेकिन नरमा साहब, ये जो बात हो रही है कि ईरान की जो सेंट्रल डिमांड्स में से कह सकते हैं कि जो टॉप 2-3 में आती हैं वो तो यही है ना कि जो आपके अड्डे हैं, जो मिलिट्री बेसिस हैं मिडल ईस्ट में, उसको ख़त्म करें। अब ये तो नॉन नेगोशिएबल लगता है अगर देखा जाए बाय द लुक्स ऑफ इट कि अमेरिका इस बात को क्यों तस्लीम करेगा कि जो पुलिसिंग वो पूरे मिडल ईस्ट की करते हैं वो ईरान के हवाले करके चले जाएं। इस पर कोई डायलॉग करने के लिए आपको लगता है कि अमेरिका तैयार होगा, कोई स्पेस होगी? इस पे अमेरिका की तरफ से अगर स्पेस नो, अमेरिका ने तो अभी 2 दिन पहले भी कहा है कि और ट्रूप्स भेजेगा, वो 2000-3000 ट्रूप्स और भेजेगा मिडल ईस्ट में। लेकिन जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, हमने देखा पिछले साल जब इसराइल ने हमास टारगेट किया था कतर में, तो उसके बाद ही पाकिस्तान सऊदी अरब का स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था सितंबर 2025 में। तो सारी गल्फ कंट्रीज़ ने उस वक्त एक सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गई थी एंड रियलाइजेशन हो गई थी बल्कि कि यूएस पे वो, यस यूएस उनका प्राइमरी डिफेंस सोर्स है, लेकिन वो यूएस के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। ऑल्सो इस जंग के बाद 28 फरवरी के बाद वी हैव रियलाइज्ड कि ठीक है जो यूएस बेसिस हैं वो उनके लिए बहुत मतलब ख़तरनाक साबित हुए हैं गल्फ कंट्रीज़ के लिए। तो इवन तो अगर यूएस के पास वो एपेटाइट नहीं होगी, गल्फ कंट्रीज़ के पास वो एपेटाइट नहीं है कि वो बेसिस होस्ट करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर हम बयानात को देखें, जो यूएई की एक मिनिस्टर हैं उन्होंने भी रिसेंटली इंटरव्यू में कहा कि हम मज़ीद अपने जो पार्टनर्स हैं उनके ज़्यादा क्लोज जाएंगे, ना कि उनसे दूर। इस पर इमरान साहब आपकी क्या ओपिनियन है? जो इसराइल के हवाले से बात की कमर साहब ने भी कि अगर दे आर ऑल्सो अ पार्टी टू दी ऑफेंस ना, अगर वो इस सारे पीस प्रोसेस को एक्सेप्ट ना करें, कबूल ना करें, तो फिर इसकी लेजिटिमेसी क्या ही बचती है? क्योंकि अगर इसराइल इससे बाहर बैठा रहे, अमेरिका ईरान मुआहिदा कर लें, तो इसराइल हमला नहीं करेगा, इसकी गारंटी तो फिर भी मौजूद नहीं किसी के पास। नहीं जी, ये बात ज़रूर डिस्कस होगी कि इसराइल की भी, इसराइल और अमेरिका ये गुड कॉप बैड कॉप प्ले करते हैं,
लेकिन अगर यूएस इसराइल को कहेगा या वो लिखा जाएगा कि दे वांट अटैक, तो इसराइल अमेरिका की मर्जी के बगैर अटैक नहीं कर सकता। कुशनर और विटकॉफ जो हैं वो डायरेक्टली इन टच विद इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं, बल्कि उनके पास पेजेस भी हैं जो डायरेक्टली उनके साथ राब्ते में होते हैं। तो ये बातें तो सारी जी निगोशिएटिंग टेबल पे लानी पड़ेंगी कि इजराइल इसमें से स्पॉइलर ना बने, अदरवाइज तो टॉक्स का फ़ायदा ही नहीं है। गुड फेथ में टॉक्स करनी पड़ेंगे। और दूसरा, जहाँ तक आपने पिछला सवाल पूछा, गल्फ कंट्रीज़ अभी इन द शॉर्ट रन अमेरिका के बेसिस नहीं देंगी। इसकी शायद कोई लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम हो से आहिस्ता आहिस्ता डाइवेस्ट करने का। शॉर्ट टर्म में नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कोई लॉन्ग टर्म प्लान पे मान जाए कि आहिस्ता आहिस्ता सिक्योरिटी ये चीज़ें अगर हुई, ईरान ने थ्रेटनिंग एटीट्यूड ना रखा, इन्होंने ईरान के साथ थ्रेटनिंग एटीट्यूड ना रखा, तो लॉन्ग टर्म इन बेसिस का फिर फैसला हो सकता है। शॉर्ट टर्म में गल्फ कंट्रीज़ यूएस बेसिस नहीं देंगी। लेकिन इमरान साहब, इसके अलावा ये जो बात हो रही है कि कुछ कंडीशंस हैं उस पर ईरान बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, लेकिन ईरान क्या इस पोजीशन में है कि वो नॉन नेगोशिएबल कंडीशंस सामने रख सके? क्योंकि जिस स्केल के ऊपर नुकसान हो चुका है, तबाही हो चुकी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसके अलावा 1500 से ज़ायद अफराद जो हैं उनकी जानें चली गई, लीडरशिप की जो हायरार्की है उसके बहुत सी शख्सियात को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। तो अब अगर हम ये कहते हैं कि ईरान ये बात नहीं मानेगा, इसका क्या मतलब है कि वो फिर मज़ीद डैमेज को सस्टेन कर सकते हैं इससे भी ज़्यादा? बस जी, ये उनको अपनी असेसमेंट करनी पड़ेगी इवेंचुअली निगोशिएटिंग टेबल पे कि उनको क्या मिल रहा है, और जो उनको मिल रहा है वेदर दे वांट टू गो अहेड विद इट और नॉट। आपकी बात बिल्कुल सही है। ऑल्दो पब्लिक पोस्चर ये है कि दे डोंट वांट दिस वॉर टू एंड और अपनी टर्म्स पे एंड करनी है, लेकिन ऑफ कोर्स उनका बहुत नुकसान हुआ है। उनको भी प्रैग्मेटिज्म का मुजाहरा करके कुछ चीज़ें हासिल करनी पड़ेंगी और कुछ गिव इन करनी पड़ेंगी। मेरा अपना ख्याल ये है कि टोटल सैंक्शंस अगर लिफ्ट हो जाएं और ये मिसाइल प्रोग्राम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लें उसकी रेंज के ऊपर या बाकी किसी चीज़ के ऊपर, तो हो सकता है। और गारंटीज़, अब गारंटीज़ में बड़ी प्रॉब्लम है। कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान गारंटी दे सकता है? पाकिस्तान अलोन नहीं दे सकता। क्या पाकिस्तान, रशिया और चाइना गारंटी दे सकते हैं? प्रॉबेबली वो भी अमेरिका की गारंटी नहीं दे सकते। तो कोई चीज़ आयरन क्लैड लिखनी पड़ेगी। सऊदी अरेबिया इस वक्त जी एंग्री से मूड में है और हो सकता है कि निगोशिएशंस के, ये मेरा ख्याल है पहला राउंड होगा, इसके बाद अगला राउंड हो सकता है इस्लामाबाद में हो सकता है किसी और मुल्क में हो। तो अगले राउंड में जाके इफ प्रोग्रेस इज मेड और सऊदी अरेबिया को अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की गारंटी मिलेगी कि ईरान उन पर अटैक नहीं करेगा, तो हो सकता है सऊदी अरेबिया भी गारंटर्स में आ जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें उस वक्त डिस्कस हो सकती हैं जब आप एक टेबल पे बैठे हैं, इसको थ्रैश आउट करें। मेरा ख्याल है जिस तरह चीन ने ईरान को कहा है कि अनलिमिटेड वॉरफेयर से बैठना बेहतर है, आई थिंक देयर इज़ नो हार्म के टेबल पे बैठा जाए और उसके बाद देखा जाए कि कोई पॉसिबिलिटी निकलती है किसी किस्म की एग्रीमेंट की है नहीं। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। कमर साहब, एक और चीज़ जिस पर डिस्कशन होती आई है वो ईरान के अंदर जो एक सियासी टग ऑफ वॉर है, क्योंकि मॉडरेट्स हैं, हार्ड लाइनर्स हैं, IRGC का अपना व्यू पॉइंट होता है। अब जो उनके प्रेसिडेंट है मसूद पज़ेश्कियान, उनकी तरफ से जो इनिशियली गल्फ़ स्टेट से एक्सक्यूज़ किया गया, अपोलोजाइज़ किया उन्होंने कि जो उन पर हमले हो रहे हैं, उसके बाद से किसी हद तक वो इस सिनेरियो से बाहर दिखाई देते हैं। आपको लगता है कि एक बड़ी इम्पेडिमेंट, एक बड़ा मसला ये भी है कि ईरान के अंदर एक सेक्शन है जो कहता है कि किसी किस्म की बातचीत, नेगोशिएशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक मॉडरेट तबका है जो कहता है कि बातचीत हो, प्रैग्मेटिज्म को अडॉप्ट किया जाए और ख़ारजा पॉलिसी जो है वो अपनी रियासती मफाद की बेस पे बनाई जाए, ना कि नज़रियात की बेस पे। देखिए, ईरान की खारजा पॉलिसी के अंदर मजहबी नज़रियात तो हैं और यही वो उनके नज़रियात पिछले कई दहाइयों से हैं। इम्पोर्टेंट सवाल ये है शाह साहब कि देखने वाली चीज़ ये है कि जो
ईरानी जिनीवा में बात कर रहे थे तो उसमें हार्डलाइनर्स तो थे उस वक्त भी। तो आपको ये समझना चाहिए कि उस वक्त तो ज्यादा अच्छा तरीका था कि अगर इन लोगों की बातें मान ली जाती। आपको क्या लगता है जब इजराइल ने और अमेरिका ने आयतुल्लाह खामनाई को असैसिनेट किया तो उसका मकसद क्या था? उसका एक मकसद तो ये हो सकता है कि जी इनसे बात नहीं हो सकती, ये हार्डलाइनर हैं और लोगों को लेके आया जाए, लेकिन वो जो और लोग आए हैं वो उनसे भी ज्यादा हार्डलाइनर है। और ये इस चीज का पता होना चाहिए कि जो IRGC है वो अब इंचार्ज है इस वक्त ईरान का। इस वक्त अगर प्रेसिडेंट ऑफ जो ईरान है, ठीक है वो इलेक्टेड है, सारा कुछ है, या मुज्तबा खामनाई साहब हैं, लेकिन उनको लाने में भी और अपनी की सारी जो एस्टैब्लिशमेंट को बनाने में अब जो मेजॉरिटी मेजर किरदार है वो तो IRGC का होगा। कमर साहब, यहाँ रोकूंगा आपको। ये जो आप बात कर रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ईरान का एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो सबसे ऊपर सुप्रीम लीडर को रखता है और उसको एम्पावर करता है कि वो IRGC के हेड्स को निकाल भी सकते हैं, अपॉइंट भी कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो निज़ाम अब गैर फाल है, अब IRGC एक स्टेप अहेड चला गया, इज दैट राइट? देखिए सिंपल सी बात है कि अब आयतुल्लाह खामनाई के बेटे को क्यों लाया गया? क्योंकि उनको यह था कि वो जो आइडियोलॉजी आयतुल्लाह खामनाई शेयर करते थे वही आइडियोलॉजी जो है वो ईरानी निजाम में रहे, और अगर किसी और बंदे को लाया जाए तो हो सकता है कि चीजें जो हैं वो वैसी ना रहें। तो ये जो मुज्तबा खामनाई साहब के आने के बाद मुझे लगता है कि IRGC और इनके दरमियान बहुत क्लोज कोऑपरेशन है, और वो जाहिर बात है बहुत सारी चीजें IRGC मैनेज करेगा। आयतुल्लाह जो हैं वो शायद चीजों को इंडोर्स करेंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन अब जो नई एस्टैब्लिशमेंट है वो सिर्फ IRGC है, और जाहिर बात है एक डिसिसिव वोट उनका है मुज्तबा साहब का। तो मुझे लगता है कि जानबूझ के ये माहौल क्रिएट किया गया, हार्डलाइनर्स को सामने लाया गया। IRGC अब नई मिलिट्री पोस्चरिंग करेगी, जो पॉलिटिकल अपरेटस है वो कमजोर है, एक नई रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू हो सकती है, माहौल दोबारा मिडिल ईस्ट में अब खराब हो सकता है, वहां पे ब्लड डेथ जैसी बातें हो रही हैं। तो ये ना समझें कि चीजें कोई आसान है। जो लोग पहले थे, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जिनीवा में टॉक्स कर रहे थे, वो सबसे बेहतरीन जो है वो फिजिबिलिटी थी जो मिल रही थी, लेकिन उस सबको सबटाज कर दिया तो गया। कमर साहब, आप इस पे ट्रस्ट नहीं करते जब ट्रंप साहब ये कहते हैं कि हमने रजीम चेंज कर दी है क्योंकि जो लीडरशिप आई है आयतुल्लाह खामेनाई के बाद वो हमसे बात करने को भी तैयार है, और दूसरा ये वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी अबैंडन कर देंगे और हमारी बात भी सुनने को वो तैयार हो गए हैं? देखिए, बात तो करनी है ईरानियंस ने, और वो बात इसलिए करनी है कि जो वो चाहते थे, देखिए उन्होंने जंग को क्यों फैलाया? बात करने के लिए ना। ये तो नहीं है कि बात नहीं करना चाहते, तो वो बात तो करेंगे। और अगर जितनी जल्दी चीजें कंक्लूड हो जाती हैं, ईरान ने तो अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर देनी है। और आप देखें कि आयतुल्लाह खामनाई की अभी जो है वो उनको तदफीन भी नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई? कि वो एक विनर के तौर पे उसकी तदफीन करना चाहते हैं, वो ये मैसेजिंग करना चाहते हैं कि हम अपने आयतुल्लाह की इस तरह तदफीन नहीं करना चाहते कि जंग के दौरान। तो मुझे लगता है कि ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये जानबूझ के ये हालात पैदा किए गए, मजीद हार्ड लाइनर्स को डेलिब्रेटली लाया गया है। लाने से मुराद ये है कि तमाम जो पैसिफिस्ट थे उनको एलिमिनेट करके हार्डलाइनर्स को ऊपर लाया गया ताकि ईरान एक परमानेंट एनिमी रहे। बिल्कुल। अली लारिजानी के साथ जो हुआ वो भी आपके सामने ही है। इस पे अरमा साहिबा आपसे सवाल करना चाहूँगा यहाँ पे कि जो हम देख रहे हैं ये हार्डलाइनर्स वाला जो हम आर्ग्यूमेंट होते हुए देखा है हमने कि जो मॉडरेट लोग थे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये बातचीत कर सकते हैं, उनको तो आपने वैसे ही एलिमिनेट कर दिया। अब आगे बढ़ के पाकिस्तान का रोल एज अ मीडिएटर, इस पे आपका क्या व्यू पॉइंट है? क्योंकि हिंदुस्तान में जो हमने एक आउटरीच देखा है जिसमें वो कहते थे कि जो मोदी साहब हैं वो विश्व गुरु बन जाएंगे, पूरी दुनिया के फैसले वो करवाएंगे, बट दे बिकेम कम्प्लीटली इररेलेवेंट टू ऑल दिस। तो किस तरह से हम ये एक्सप्लेन करें कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है जिससे बहुत से लोग इख्तलाफ भी करते हैं, पाकिस्तान के अंदर बैठ के भी बहुत से लोग ये कह रहे थे यू हैवंट डन इनफ फॉर ईरान, हालांकि ईरान ने रिपीटेडली शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का। दूसरी साइड पे सऊदी अरेबिया है, अमेरिका भी है। तो ये कितना क्रूशल है कि अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर ये सारी टॉक्स और मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होते हैं तो ग्लोबल स्टेज पे हम क्या गेन करेंगे उससे? पाकिस्तान फॉर द पास्ट अगर 2 साल में देखा जाए तो पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी बहुत अच्छी की है। हर पावर के साथ, हर ग्रेट पावर, मिलिट्री पावर के साथ
पाकिस्तान ने अपने आप को दे हैव टेकन वन स्टेप फॉरवर्ड विद एवरीवन। इनको देखा जाए, अभी की सिचुएशन को देखा जाए तो पाकिस्तान जो है ना वो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन में है। देखिए, एक तरफ ईरान है जो बॉर्डर कंट्री हमारा नेबर है, यू कांट चेंज योर नेबर्स। दूसरा फैक्टर ये है कि आफ्टर ईरान सबसे ज़्यादा अहले तशय्युद जो हैं वो पाकिस्तान में होते हैं, ठीक है। आइडियोलॉजिकली ऑफ कोर्स थे ईरान के साथ एसोसिएट करते हैं, ठीक। दूसरी तरफ हमारा गल्फ कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छा हिस्टोरिकल ताल्लुकात है उनके साथ, ऑल्सो इकोनॉमिक ताल्लुकात है उनके साथ। ऑल्सो पिछले साल हमने स्पेशली विद सऊदी अरेबिया हमने देखा, हमारी डिफेंस पैक्ट ऑफिशिएट हुआ था, जो 1982 का डिफेंस पैक्ट है वो और ऑफिशिएट हो गया था पिछले सितंबर में। सो पाकिस्तान ने जैसे स्टेटमेंट्स लोगों ने बहुत बुरा भला कहा कि पाकिस्तान ने यूएन में फॉर एग्जांपल ईरान की भी हमायत की और गल्फ कंट्रीज़ की भी हमायत की, तो ये क्या पाकिस्तान दो किश्तियों का सवार है। तो लेकिन पाकिस्तान जो है ना वो एक डिप्लोमेसी के अगर लेंस से देखा जाए तो पाकिस्तान बिल्कुल ठीक जा रहा है कि वो ना अपनी गल्फ कंट्रीज़ के रिलेशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, ना ऑफ कोर्स अपने नेबर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। ऑलरेडी हमारे वेस्टर्न फ्रंट पे हॉस्टिलिटीज़ हैं, तो हम एक और फ्रंट अफोर्ड नहीं कर सकते खोलना, बिकॉज हमारा डोमेस्टिक ब्लो बैक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो अगर ये टॉक्स ऑब्वियसली इस्लामाबाद में अगर होती हैं, इफ़ दे डू मटीरियलाइज, इफ ईरान एंड यूएस बोथ कम टू द नेगोशिएटिंग टेबल, तो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग गोज विदाउट सेइंग एलिवेट हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। इस पे इमरान साहब, डू यू एग्री विद दिस व्यू पॉइंट जो बात हो रही है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को लेके? एंड सेकेंडली, इंडियन फॉरेन पॉलिसी हिस्टोरिकली इट हैज़ बीन बेटर देन पाकिस्तान। नॉन अलाइन मूवमेंट को जब उन्होंने साइन किया था, उन्होंने रशिया से भी इंगेज किया, अमेरिका से भी किया। हमारे यहाँ पर जो उसके ब्लो बैक्स हुए वो हमने ड्रग ट्रेड और क्लैशनिकोव्स और वो सब कल्चर हमने अफ़गान वॉर की वजह से बर्दाश्त किया, रेफ्यूजी क्राइसिस। अब आके व्हाट वेंट सो हॉरेबली रॉन्ग विद इंडिया कि एक फॉरेन पॉलिसी एक्सपीरियंस ऐसा होने के बावजूद इतना बैडली टाइम्ड विज़िट इज़राइल का नरेंद्र मोदी का, और उसके बाद में आयतुल्ला की असैसिनेशन को उन्होंने कंडेम नहीं किया। अब वो कह रहे हैं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को आप टारगेट ना करें, और ख़ुद पाकिस्तान का उन्होंने पानी बंद किया हुआ है। सो इतना ये जो एक हॉरेबल मूव है जिसको राहुल गांधी ने भी जोक करार दिया है कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया इज़ करंटली अ जोक, कैसे हो गया ये, और पाकिस्तान ने कैसे रीस्ट्रेटेजाइज किया अपनी फॉरेन पॉलिसी को? असल में जी ये क्लीशे बन गया है कि हम हर चीज़ का ताल्लुक मई के साथ जोड़ते हैं, लेकिन ये बात सही है कि मई में पाकिस्तान की विक्ट्री या एडिक्वेट डिफेंस आप कह लें, जो जिस तरह भी पुट करें, उसके बाद पाकिस्तान ने जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट की है वो वाकई बहुत अच्छी है। और ये भी हो सकता था कि हम उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते, लेकिन हमने नहीं किया। तो इंडिया की प्रॉब्लम ये रही है कि इंडिया ने अपने जो तमाम एग्स हैं वो यूएस की बास्केट में और इज़राइल की बास्केट में डाल दिए हैं, और ये भी आइडियोलॉजिकल भी है। कश्मीर के कंट्रोल में वो इज़राइल के टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। तो जब आप इज़राइल की बास्केट में अपना सब कुछ डाल देंगे, और आज ये जो लेटेस्ट विजिट हुआ था, एक तो ये फॉरेन पॉलिसी के एंगल से, लेकिन जो उनको सबसे ज़्यादा चीज़ चाहिए थी वो इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस सिस्टम्स चाहिए थे इज़राइल से, क्योंकि वो इंटरनली इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान ने जो मई में हॉस्टिलिटीज़ जीती थी वो बेटर मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की वजह से जीती थी। तो वो इज़राइल से जैमिंग डिवाइसेस, ईमेल्स को इन्फिल्ट्रेट करना और बाकी चीज़ें वो लेने के लिए गए थे, लेकिन वो इसलिए हॉरेबली गलत हो गया कि उसके बिल्कुल बाद जंग शुरू हो गई ईरान के साथ, और इंडिया ने आइडियोलॉजिकल अपना जो हिंदुत्व का जो सारा स्ट्रक्चर है ना, ये इससे जो इनकी वो नॉन अलाइंड मूवमेंट के वक्त इनकी फॉरेन पॉलिसी और होती थी, उसमें भी मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि आपने हिस्ट्री का जिक्र किया, पाकिस्तान को उसने स्क्रैच से अपनी डिफेंस फोर्सेस बनानी थी कि उस वक्त पाकिस्तान का वेस्टर्न डिफेंस सिस्टम्स को ज्वाइन करना वो रैशनल था, वो हमें ज़रूरी था।
और उसके बाद अफ़गानिस्तान की वजह से हमने बहुत कुछ कमाया। आपने दुरुस्त फरमाया कि ये ड्रग कल्चर और बाकी चीज़ें, लेकिन पाकिस्तान को एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली न्यूक्लियर पावर बनने के लिए। अगर अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड पॉलिसी होती तो पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर ना बन सकता, और अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर ना बन सकता आज हम थ्रेटेंड होते। ये जो लोग कहते हैं कि ईरान के बाद हमारी बारी है, ये गलत है। वंस यू हैव क्रॉस द रूबिकॉन, आपकी बारी नहीं आती। हाँ, इंटरनली आप डेसिमेट हो जाएं और अपनी मिस गवर्नेंस की वजह से हो जाएं तो और बात है। तो सो देयरफॉर ये सारी चीज़ें हैं। और मैं आपकी पिछली बात से भी जो आपने क्वेश्चन पूछा था, मैं एग्री करता हूँ जनरली जो आपकी डिस्कशन अरहमा साहिबा के साथ हुई। सही। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर हमारी गुफ्तगू जारी है। कमर साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं, एक तो आपने भी कहा कि अगर ये वॉर अभी नहीं रुकती तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ईरान के लिए भी, जिस तरह से आपने कहा कि हार्ड लाइनर्स को एक स्पेस मिल गई और अब अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इसमें इनका अपना कसूर है वेस्टर्न पावर्स का। टॉकिंग अबाउट द वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर जंग बंदी नहीं होती, मुज़ाकराती अमल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद रहता है, एनर्जी शॉक जो पूरी दुनिया को लग रहा है इसमें भी इजाफा हो जाता है और गल्फ़ पे हमले होते रहते हैं, तो पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा टाइट रोप पर चल रहा है इस वक्त। तो हमारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी हैं, एग्रीमेंट्स भी हैं सऊदी अरेबिया के साथ, ईरान के साथ भी डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं, तो फिर उससे प्रेशर बहुत ज़्यादा इन्हांस नहीं हो जाएगा हमारे ऊपर? क्या ऑप्शंस होंगी? देखिए, हमारे लिए जो बड़ा मसला है ना, वो है हमारी गैर रवायती सिक्योरिटी, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। देखिए, हमारी ह्यूमन सिक्योरिटी बड़ी खतरे में है। अगर ये जंग लंबी होती है तो सबसे पहले तो आपकी रेमिटेंसेस अरब दुनिया से बहुत बड़ी तादाद में आती हैं। आपकी एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो एंडेंजर्ड है। तो ये हमें, जैसे अभी हम वैसा बात कर रहे थे, हम पे किसी ने हमला नहीं करना, हमारा प्रॉब्लम है इंटरनल इम्प्लोजन। इससे कैसे बचना है, अपनी इकोनॉमी जो है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे रखनी है, ये चीज़ें कैसे रखनी है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आज जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि खबर आ रही है कि रियाद के अंदर जो है वो ड्रोन्स जो हैं वो देखे गए हैं या हमले हुए हैं। सो पॉइंट ये है कि इन टॉक्स का, ये बड़ी हाई स्टेक टॉक्स हैं पाकिस्तान के लिए। मैं आपको बात बताऊं, हम जहां पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम अपनी प्रेजेंस को, अपने आप को इस पोजीशन में ले आए हैं कि हम ईरान के लिए भी काबिल कबूल हैं और अमेरिका के लिए भी, लेकिन ये हमारी सिक्योरिटी के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए हमारे अमेरिका से भी ताल्लुकात हैं। अगर अमेरिका एक नई फ्रेश वेव शुरू कर देता है इजराइल के साथ मिलके अटैक की, तो उस पे क्या हो सकती है? क्या वो ईरान के ईस्टर्न साइड पे भी अटैक करेंगे? तो मुझे बड़े हॉरिफिक सिनेरियोज नजर आते हैं। तो ये होना, ये टॉक्स को कामयाब होना बहुत जरूरी है फॉर द एंटायर रीजन। और हमारी, मैं भी देख रहा था भारत के अंदर फॉर एग्जांपल पेट्रोल स्टेशंस के ऊपर जो है वो पुलिस आके खड़ी हो गई है। तो ये सिनेरियोज जो हैं ये पूरी दुनिया में हैं। जिनके पास बड़े ऑयल स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स पड़े हुए हैं वो भी महंगाई का शिकार हैं। तो बहरहाल हमें, मुझे लगता है कि हमारे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट है। हमें इसको सेलिब्रेट भी करना और इसको कामयाब बनाने की कोशिशें भी हम, जाहिर बात है, बहुत ज्यादा जो है वो कर रहे होंगे। कमर साहब, एक और चीज़ का इजाफा कर दें, लेट्स सपोज कि हम सक्सेसफुली इसको मीडिएट करते हैं और जंगबंदी हो जाती है, तो हमारे लिए टेक अवेज क्या होने चाहिए? व्हाट शुड वी बी पुटिंग ऑन द टेबल कि हमें ये एक दो चीज़ें जो हैं इसको इंश्योर करवाना है पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए या जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसके लिए? देखिए, एक तो जारी बात है, हमें यह फायदा है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत मजबूत हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि हम अमेरिका को ये कह सकते हैं कि जिस तरह हम चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात में एक उस वक्त रिप्रोचमा करवाया था, अभी हमने फिर वो करवाया। तो हम अमेरिका के लिए इस खित्ते में बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्यों इस चीज़ को ज़हन में रखना चाहिए कि अगले जो 40-50 साल अमेरिका के अंदर इस बात को देखा जा रहा है कि उनका कंपटीशन चाइना के साथ है और इंडिया भी उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इंडो पैसिफिक की बात हो रही है और हम, इंडिया और चाइना दोनों के नेबर हैं और अमेरिका ने इस खित्ते में आना है। तो अमेरिका के लिए हम एक लॉन्ग टर्म जो है वो हमारा एक रिलेशन बनेगा। और जो 20 साल अमेरिका ने एक हमें
इंडिया को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया, उसमें पाकिस्तान की रेलिवेंस भी जारी बात है सामने आ जाएगी। दूसरा, हम ये जो हमारे बारे यहाँ बड़ा तासुर आ रहा है जी कि हम सऊदी अरब जाएंगे और जंग का हिस्सा बनेंगे, हम उस चीज से भी जारी बात है अपने आप को हम सॉवरेन एग्रीमेंट का हिस्सा, लेकिन जारी बात है हमें अब कैलकुलेशन पूरी करनी होती है। तो मुझे लगता है कि फिर हमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। हम और खुल के इकोनॉमिक सिक्योरिटी के हवाले से अपने दोस्तों से, क्योंकि मैं वन लास्ट वर्ड कि देखें हमारे दोस्त हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लिवरेज भी है उन दोस्तों पे, तो मेरा ख्याल है उसको इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए मैक्सिमम करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा प्रॉब्लम। ये बहुत क्रूशल टाइम है इसके लिए। लास्ट मिनट है मेरे पास। अरमा साहिबा, मुझे ये बताइए कि अगर 2-3 डिमांड्स पाकिस्तान ने रखनी हो रेसिप्रोकेशन के लिए कि हम जो ये मीडिएट करवाएं अगर टॉक्स को, तो उसमें क्या अफ़गानिस्तान भी उनमें से एक हो सकता है? क्योंकि जो अफ़गान तालिबान की रजीम पाकिस्तान में हज़ारों लोगों को हमने देखा है कि दहशत गर्दी में शहीद कर चुकी है, तो इस पर क्या हम कर सकते हैं, इस फ़ायदा उठा सकते हैं इस सारे प्लेटफॉर्म का? एंड सेकेंडली, जो बात कमर साहब कर रहे हैं कि जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसके लिए आइडियली क्या डिमांड्स होनी चाहिए एज़ पर यू? आई एग्री विद डॉक्टर कमर कि एक तो जो उन्होंने वर्ड लेवरेज का इस्तेमाल किया था, अगर ये इंशाल्लाह ये टॉक्स अगर हुई एंड दे आर सक्सेसफुल, देन पाकिस्तान जो है वो अपनी गल्फ पार्टनर से और इवन द यूएस से कह सकते हैं कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी अपनी बढ़ाए। जैसे गल्फ में हमारे रेमिटेंसेस, जो मेजर पार्ट ऑफ आवर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है पाकिस्तान में, और रेमिटेंसेस है 90% गल्फ से आती हैं। तो हम लोग अपनी वर्कर राइट्स इन ममालिक में बेटर सिक्योर कर सकते हैं। पिछले साल में, पिछले 1.5 साल में हमने देखे, हमने यूएस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात कर लिए अपने। तो हम लोग को इकोनॉमिक्स के ऊपर उनको और बिल्ड करना चाहिए, बिकॉज इकोनॉमिक्स का मतलब होता है सस्टेनेबिलिटी। तो अफगानिस्तान के लिहाज से जनरली काउंटर टेररिज्म के लिहाज से वुड बी अ डिमांड कि पाकिस्तान ओवरऑल अपनी काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजीज इन्हांस कर सकता है ताकि ये फ्यूचर एक्सट्रीमिज्म न देखे। बिल्कुल, ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि जो पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल हैं उसका हल तलाश करने के लिए भी इंटरनेशनल पार्टनर से दरख्वास्त की जाए। बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब, इमरान अली साहब और अरमा साहिबा मौली। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।